जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर से शेखावटी यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 के बॉटनी सेमेस्टर 4 का कंप्लीट मॉडल पेपर मैं लेके आ चुका हूं आपके सामने। जल्द ही एक एक क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के सारे हमारे छोटे क्वेश्चन भी क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, मैं एक बात कह दूं, जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को प्रेस करे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए और आप वासुदेवा एजुकेशन के साथ में जुड़ सको। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, वाष्पोत्सर्जन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करें बेटा, पौधों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही क्या है, वाष्पोत्सर्जन है। अब इसके सिद्धांत आपको बताने हैं और महत्व आपको बताना है कि वाष्पोत्सर्जन का पादपों में क्या तो महत्व होगा, यानी क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इंपोर्टेंस है, और इसके सिद्धांत कौन कौन से होंगे जिसकी वजह से ये वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, या क्या रीजंस लगेंगे यहां पे वाष्पोत्सर्जन के लिए, वो टोटल चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर बतानी है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे है बेटा, रसारोहण के सिद्धांतों को समझाइए। अब देखो, रसारोहण से बात करें तो रसारोहण की बात करें कि जड़ द्वारा या जड़ से पत्तियों तक कुछ भी खनिज पदार्थों को पहुंचाने की जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा, रसारोहण है। अब इस रसारोहण के लिए भी क्या काम करते हैं, सिद्धांत काम करते हैं, अनेक थ्योरीज काम करती है। तो उन थ्योरीज को आपको यहां पर क्या करना है, डिफाइन करना है। ये तब जाकर के बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में बन जाता है, टिप्पणी में भी पूछ लेता है और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। वही टिप्पणी में पूछे तो सक्रिय व निष्क्रिय अवशोषण में अंतर लिखिए। तो देखो, परिवहन भी आपने पढ़ा होगा, सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन भी आपने पढ़ा होगा। तो सेम अकॉर्डिंगली हम कहेंगे सक्रिय अवशोषण के लिए O2 की आवश्यकता होती है, या मैं कहूं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विदाउट ऊर्जा के सक्रिय अवशोषण प्रोसेस नहीं हो सकता। इसलिए ऊर्जा की जहां आवश्यकता है वहां सक्रिय अवशोषण, और जहां ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है वहां निष्क्रिय अवशोषण होता है। और ये निष्क्रिय अवशोषण हमारे पास ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण, या हम कहें तो प्रसरण प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। उसके बाद में हम बात करें खनिज पोषण में आवश्यक तत्वों की भूमिका बताइए। तो जो भी अपने पास में खनिज न्यूट्रिशन के रूप में जो भी एसेंशियल्स तत्व काम करते हैं उनको बताने हैं कि कौन कौन से करते हैं। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रेट में तब्दील होता है, तो ये हमारे पास में एक एसेंशियल तत्व हो गए। तो ऐसे ही तत्वों के बारे में अपन को यहां पर बताना है। इसके अलावा हम बात करें जल सामर्थ्य, वाटर पोटेंशियल के बारे में आपको बताना है। और वाटर पोटेंशियल की बात करें तो वही हमें यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताना है, प्रसरण के बारे में हमें बताना है। तो तब जाकर के ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। और इन आवश्यक तत्वों की, देखो बेटा, खनिज पोषण में आवश्यक तत्वों की भूमिका में बात करूं तो दो प्रकार से इनको बांटते हैं अपन, मैक्रो और माइक्रो। गुरु पोषक तत्व और लघु पोषक तत्वों में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हमसे पूछेगा, आपको वेल डिटेल तरीके से यहां पे बताना है।
वही दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट से क्वेश्चन आता है श्वसन क्या है, व्हाट इज अ रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन के लिए सीधी सी बात है, ऊर्जा बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है। या हमारे शरीर को चलाने के लिए या प्लांट्स को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, O2 की आवश्यकता है। अब ये जो है वो ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्कर के माध्यम से आप समझा सकते हो। ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो आप यहां पे पायरुविक एसिड बनाओगे, क्या बनाओगे, पायरुविक एसिड बनाओगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड आपको बनाना है। इसके अलावा क्रेब्स चक्कर की बात करें तो आप यहां पे एसिटाइल को एंजाइम ए की बात कर सकते हैं। इसके अलावा NADH की बात कर सकते हैं। इसके अलावा FADH की बात कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट यहां बनते हैं, इनको आपको बताना है। इसी प्रकार क्वेश्चंस की अगली कड़ी में बात करें, C3, C4 एवं CAM कैम पथ की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। अब आपसे यहां पे C3 व C4 पथ में तुलना भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, तुलना भी पूछ सकता है, कंपैरिजन पूछ ले, C3 कैम में पूछ ले, C4 कैम में पूछ ले। तो ये हमें एग्जैक्ट बताते हुए चलना है। इसके बाद में बात करें, प्रकाश संश्लेषण के वर्णकों को बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स काम में लिए जाते हैं उनको बताना है। जैसे क्लोरोफिल की ही बात कर लूं मैं, यहां पे क्लोरोफिल की ही मैं बात कर लूं, क्लोरोफिल A B ये वर्णक है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इनको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। इसके अलावा बात करें फोटो रेस्पायरेशन के महत्व आपको बताने हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन ये प्रकाशीय श्वसन किस प्रकार से मददगार है उस चीज को आपको बताना है। इसके अलावा रेड ड्रॉप एवं इमर्सन एनचेसमेंट इफेक्ट को आपको बताना है। ये भी आपके प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हूबहू देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन की लाइनिंग यही रहेगी, आपके आंसर्स भी यही रहेंगे। लाइन थोड़ा बहुत 19-20 कर सकती है, लेकिन आंसर ऐसे के ऐसे रहेंगे। इसके अलावा हम बात करें पुष्पन की शारीरिको समझाइए, पुष्पन की शारीरिकी यानी फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग को आपको यहां पर क्या करना है, डिफाइन बताना है। या मैं कहूं तो फ्लावर की स्ट्रक्चर, जो बॉडी स्ट्रक्चर वो कैसे बन रही है उस चीज को आपको यहां पर क्या करना है, डिफाइन करना है। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को बताना है, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैसे कि हम बात करें N2 है अपने पास में, N2 है, इससे अपन क्या बना रहे हैं, NH3 बना रहे हैं। तो ये हमारे पास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। ये कैसे हुई, इस पूरे प्रोसेस को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। इसके अलावा नाइट्रोजीनस की भूमिका को समझाना है। और नाइट्रोजीनस की बात करें तो ये हमारे पास किसमें पाए जाते हैं बेटा, बैक्टीरिया में मौजूद है। किसमें मौजूद है, बैक्टीरिया में मौजूद है। तो इन चीजों को बताना है। इसके अलावा पादप हार्मोन को बताना है। अब पादप हार्मोन में देखो मैंने ऑक्सिन बताया है आपको, जिब्रेलिन बताया है आपको, इथाइलिन बताया है और साइटोकाइनिन बताया है। अब देखो अगर वृद्धि की बात है तो हम ऑक्सिन की बात कर सकते हैं, फल को पकाना है तो इथाइलिन की बात कर सकते हैं, कोशिका विभाजन की बात करनी है तो हम साइटोकाइनिन की बात कर सकते हैं। ये कुछ हार्मोन्स मैंने बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन के अंदर बार बार सॉरी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वही अगर हम बात करें स्ट्रेस हार्मोन की, स्ट्रेस हार्मोन की बात करें तो ABA लिख देंगे अपने। ABA हार्मोन के बारे में आपको बताना है, एब्सिसिक एसिड के बारे में बताना है। यहीं से हम 4th यूनिट की तरफ चले तो 4th यूनिट में आता है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम करेंगे 3 में करेंगे, अपन मोनोसैकेराइड में करेंगे, डाइसैकेराइड में करेंगे, पॉलीसैकेराइड में। तो ये हमारा मोनो हो गया, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब इनके हमें एक एक उदाहरण लेने हैं और उनकी संरचना को क्या करना है, बताना है। तो मोनोसैकेराइड में क्या आएगा, डाई में क्या आएगा, पॉलीसैकेराइड में क्या आएगा, इनके एक एक उठाने और संरचना बनानी है। जैसे माल्टोज हो गई, सुक्रोज हो गई, ग्लूकोज हो गई या सेलुलोज हो गई, तो इनकी क्या बतानी है, हमें संरचना बतानी। तो जैसे सेलुलोज में लिख दूं पॉलीसैकेराइड के लिए, ठीक है, स्टार्च लिख दूं, माल्टोज लिख दूं, इसके अलावा मैं ग्लूकोज लिख दूं, गैलेक्टोज लिख दूं। ये सब क्या है अपने पास में शर्कराएं होती।
इसके अलावा अमीनो अम्ल का क्या करना है, वर्गीकरण। एमिनो एसिड की बात हो रही है, दो होते हैं, एक अपने पास में बेटा एसेंशियल होते हैं, एक तो क्या होते हैं एसेंशियल होते हैं, और एक हमारे पास क्या होते हैं बेटा नॉन एसेंशियल होते हैं। आवश्यक और अनावश्यक एमिनो एसिड होते हैं, उनको बताना है। इसके अलावा प्रोटीन की संरचना बतानी है आपको, प्राइमरी बतानी है, सेकेंडरी बतानी है, टर्सरी बतानी है, टेट्रा बतानी है, यानी कि चारों संरचनाएं आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें बेटा, इसके अलावा हम बात करें तो आपके पास में देखो एंजाइम एक्शन तंत्र की विधि पूछ सकता है। क्या पूछेगा, एंजाइम एक्शन तंत्र की विधि आपसे पूछ सकता है, इसको आपको बताना है। इसके अलावा फैटी एसिड का यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अंतर बताने हैं। तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। यहां चाहो तो फैट के साथ में आप लिपिड का वर्गीकरण भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जो क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहीं से आपके पास में छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे और यहीं से आपके पास में बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट से रहेंगे आपके पास में। तो आप जल्दी से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन व घंटे को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास में आ जाए।